आज अपने पढ़ते हैं राजस्थान अध्ययन की किताब, और राजस्थान अध्ययन की किताब जो 6 से 12 तक है। एग्जाम में पूछा जाए कि राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत का किसने खंडन किया, यानी राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ठीक है, इस सिद्धांत का खंडन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो जब ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई गई राजपूतों की, तो ब्राह्मण ही व्यक्ति बताता है। कौन बताता है? ब्राह्मण ही व्यक्ति। तो ब्राह्मण व्यक्ति कौन हो सकता है? दशरथ शर्मा चूरू। चूरू प्रतिभाशाली लोगों की नगरी है, यह आपको याद रखना है। राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया है। ब्राह्मण बताता है बामन, विदेशी बताता है विदेशी। तो वो व्यक्ति कौन विदेशी जो है, तो वो बताता है कर्नल जेम्स टोड। अब क्या हुआ, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, तो लोगों ने रामदेव जी कर दिया घोड़े वाले बाबा, क्योंकि इन्होंने गांव गांव जाकर जो है इतिहास लिखा है। अब क्या हुआ, एक प्रश्न पूछा गया कि मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंकने वाला व्यक्ति कौन है। तो मानमोरी शिलालेख को किसने फेंका? कर्नल जेम्स टोड ने। मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका। मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका, किसने फेंका था? कर्नल जेम्स टोड ने। कब? इंग्लैंड जाते समय। इंग्लैंड जाते समय इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका। मानमोरी वह व्यक्ति है जिससे बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ का किला जीता। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। आपको याद रखना है, मैसा के पठार पर बना हुआ है। अब यहां से कर्नल जेम्स टोड से हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूरे भारतवर्ष में अगर ताजमहल के बाद कोई सर्वश्रेष्ठ इमारत है तो वो कौन सी है? विमल शाह का मंदिर। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी किसने? कर्नल जेम्स टोड। आपसे पूछा जाए कि अगर मुझे राजपूताने में कोई जागीर मिले तो मैं चाहूंगा भैंसरोडगढ़, ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि बूंदी के राजप्रसाद जो हैं वो पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ हैं। कर्नल जेम्स टोड ही कहते हैं कि आगरा का जो किला है उसके परकोटे से तुलना कोटा दुर्ग की है। तो ये सारी तमाम बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है? अबुल फजल जो गुहिल वंश मेवाड़ के अंदर है, अपने इधर गुहिल वंश और इधर सिसोदिया वंश, दो बातें करते हैं। मेवाड़ जिसे मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि यह किसकी संतान माना गया? इसको नौशेखा आदिल की संतान बताया है। नौशेखा आदिल की संतान बताया है। अब नौशेखा आदिल की संतान बताया है किसे को? गुहिल वंश जो है वह संबंधित बताया अबुल फजल ने नौशेखा आदिल से कि गुहिल वंश के जो शासक है वो नौशेखा आदिल की संतान है। अब ये अबुल फजल कौन है? यह है अकबर का दरबारी। क्या राजस्थान में भी कोई अबुल फजल हुआ है? सर बता दो प्लीज। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था शायद, मुझे याद आ रहा है। जिस प्रकार इस राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले क्रमबद्ध लिखा, किसने लिखा? जो सबसे पहले क्रमबद्ध लिखने वाला व्यक्ति तो सर मुगनोत नैन्सी था। तो सबसे पहले लिखने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड। वेरी गुड। तो ये दोनों चीज आपको याद रहेगी। तो अपने याद करते हैं, गुहिलों की 24 शाखाएं मुगनोत नैन्सी ने वर्णन की है। ठीक है, आइए थोड़ा सा मुगनोत नैन्सी के बारे में पढ़ते हैं। मुगनोत नैन्सी
ये ओसवाल जैन जाति का है, ओसवाल जैन। यहां पर प्रश्न आता है जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम का दरबारी। जसवंत सिंह राठौड़ जो जोधपुर के राजा थे, उनका ये दरबारी था। ठीक है, जनगणना का अगर्ज, जनगणना के आंकड़े सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए, राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल, ये किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ठीक है, किसको कहा राजपुताने का अबुल फजल? तो ये दोनों इसके उपनाम आ जाएंगे, उपनाम। जनगणना का गर्ज और राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। फिर मुहनोत नैंसी के जो ग्रंथ है, ग्रंथ नैनसीरी ख्यात है, मारवाड़ रे परगना री विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत भी इन्होंने बताया है। ठीक है, गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किसने किया है? मुहनोत नैंसी ने किया है। गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत को क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर। आप भली भांति जानते हैं कि ख्यात जो है ये 16वीं शताब्दी में चारण व भाट जाति के लोग लिखा करते थे। लेकिन क्या होता है कि ये ओसवाल जैन, पहले लिखा मैंने, ओसवाल जैन के द्वारा जब लिखी गई तो इसको अपवाद माना गया है। राजस्थान में वह कौन सी ख्यात है जिसे अपवाद माना जाता है? वह कौन सी है? नैनसीरी ख्यात। ठीक है, इसे अपवाद माना गया है क्योंकि ये ओसवाल ने लिखी है। और एक अच्छा प्रश्न बनता है जीवड़ा कि ओसवालों की कुल देवी है सचिया माता। तो बहुत बढ़िया, अनीता, मीणा, मनमोहन सिंह, मैं भी देख लेता हूं कितने साथी जुड़े हैं, शाबाश। हाँ, जसवंत सिंह ने जेल में डाला, क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल, जसवंत सिंह जो थे वह जो है इन पर झूठा आरोप लगा देते हैं, जिसके कारण गबन का आरोप लगने के कारण जो ये है फुलसरी महाराष्ट्र में आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, उतार दिया होगा इसको, शाबाश, साथ साथ उतारते रहे। हाँ, आगे चलें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कर्नल टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है? प्रश्न क्या है? कर्नल टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है? नमस्कार, बताओ, जवाब आने चाहिए। गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया है? गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना? गुहिल की जगह लिखना है गुहादित्य। ठीक है, गुहिल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आप जवाब दीजिए इतने, मैं आपको फिर बताता हूं। शाबाश, बल भी गुजरात के शासकों से, बल भी गुजरात के
शासकों से। गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित गोपीनाथ शर्मा ने भी बताया है। अब देखो, मैंने एक प्रश्न पहले बताया, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से, वो बताया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। मैं दोनों लिख देता हूं यहां दोबारा। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से, डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू, ये आपको याद रखना है। गुहादित्य के बाद मेवाड़ का प्रतापी राजा कौन बना? तो गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य है, और उसके बाद जो प्रतापी राजा बना वो था बप्पा रावल। सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल भी कहा है, इसे काल भोज भी कहा जाता है। आगे और भी नाम आएंगे। राठासन देवी जो थी उसकी पूजा क्या करते थे हारित ऋषि, और हारित ऋषि जो है उनके गायन चलाया करता था बप्पा रावल, ऐसा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बप्पा रावल, ठीक है। ये तो आपने अच्छा बता दिया होगा। गुहिल वंश का संस्थापक गुह्यादित्य के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक। तो हमारे पास में यह प्रश्न भी बन गया कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है। गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य और 566 ईस्वी। नेक्स्ट है बप्पा रावल ने किसे हराकर, ये सब नोट कर लेना आप, बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहां पर बनवाया? बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने को मेवाड़ के बारे में जानना है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। ये अपना राजस्थान है, रंग रंगीलो छेल छबीलो राजस्थान है मारो, है। इस राजस्थान के अंदर यहां पर हम बात करें जो स्थान है वो है मेवाड़ का। मेवाड़ का मतलब मैं ये कह दूं उदयपुर है। अब इसे क्या क्या कहते थे उस चीज को पढ़ते हैं। मेवाड़ को मेदपाट, मेदपाट को प्रागवाट, प्रागवाट को सीवी जनपद, और सीवी जनपद की जो राजधानी है, सीवी जनपद की राजधानी वो है मध्यमिका, और मध्यमिका को नगरी, और नगरी किस जिले में है? चित्तौड़ में है। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, मध्यमिका को नगरी, और नगरी किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? ये तो अच्छा प्रश्न है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाए कि गुहिल वंश जो है उसके संस्थापक गुहादित्य 566 ईस्वी किसको हराकर? तो ये मैंने अभी बताया था, मौर्य शासक मान मौर्य को हराया। मौर्य शासक मान मौर्य को हराया। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी, जहां शिवलिंग की बात आती है वहां मंदिर सिर्फ शिव का ही होता है, और जब शिव का मंदिर होता है तो मेला फिर फागण में ही लगता है। तो यह भी आपको याद रखना है। 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर में, कहां पर मंदिर बनवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर बनवाया है। फिर याद करना है कि यहां पर जो मेला पूछा जाए, मेला वो कब आएगा?
महाशिवरात्रि के दिन, और महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। राजस्थान में महाशिवरात्रि के दिन प्रसिद्ध मेला घुश्मेश्वर महादेव सिवाड़ के अंदर सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। लेकिन यह भी आपको याद रखना है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि अपनी राजधानी जो थी वो बनाई थी नागदा। क्या थी? नागदा। और नोट लगाकर लिखना है, नोट। नागदा में सास बहू, या मैं कहूं सहस्त्र बाहु का मंदिर बना है। नागदा में सास बहू का या सहस्त्र बाहु का जो है वह मंदिर बना हुआ है, आपको याद रखना है। एकलिंग नाथ जी कौन है? मेवाड़ शासकों के, गुहिल शासकों के कुल देवता एकलिंग नाथ जी है। यहां पर भगवान शिव के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। आप कभी जाएंगे तो आपको वो मंदिर में देखने को मिलेगा। इस मंदिर के बिल्कुल सामने बप्पा रावल की एक विशाल हाथ जोड़े हुए मूर्ति भी बनी हुई है। आपको याद करना है, मेवाड़ शासकों के कुल देवता एकलिंग नाथ जी हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूं, मेवाड़ शासकों के कुल देवता। अब यहां पर क्या होता है, जब कोई मेवाड़ी राजा अपना स्थान छोड़कर राज्य से बाहर जाता था तो इनसे आशीर्वाद लेता था, उसे बोलते थे आशंका लेना। क्या बोलते थे? आशंका लेना। बहुत बढ़िया देशवाल, शाबाश, गुड, शाबाश। बढ़ते रहे आगे। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? किससे? किससे करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? हरित ऋषि की उपाधि बप्पा ने उपाधि धारण की थी कालभोज की। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, बप्पा कहा जाता है ये तो उसकी उपाधि थी, रावल ये उसका वंश था। तो बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? बप्पा को सकवे राजा कहा जाता है, बप्पा को बप्पा कहा गया है, बप्पा को काल भोज कहा गया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काल भोज की उपाधि धारण की, तो आप ये वाला भी याद रख लेना। दोनों तीनों बात होगी। बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराते थे। बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराते थे, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। हरित ऋषि राठासन देवी की पूजा करते थे, राठासन देवी की पूजा करते थे, ये आपको याद रखना है। इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? ये तुलना करते हैं चार्ल्स मार्टेल से, चार्ल्स मार्टेल से। अब चार्ल्स मार्टेल जो है वह कौन है? चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति है, यह आपको याद रखना है, और यूरोप के हैं, उनसे इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। फ्रांसीसी सेनापति थे, उनसे तुलना की। नोट लगाकर एक बात लिख रहा हूं, बप्पा रावल ने सोने का 115 ग्रेन
का सिक्का जारी किया। तो बप्पा रावल जो है सोने के सिक्के जारी करता है और मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ का किला जीतता है। भूताला का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? भूताला का युद्ध 1223 ईस्वी में। एक तरफ है जेतर सिंह जो युद्ध जीत जाते हैं और एक तरफ है इल्तुतमिश जो युद्ध हार जाते हैं। अब अपने को ये तो याद हो गया भाई कौन जो है युद्ध जीतता है कौन हारता है, लेकिन यहां पर जो इनके जो इनके मुख्य शासक थे उनके बारे में अपने थोड़ा सा एक जिक्र करता हूं मैं छोटा सा। देखो गोहिल वंश एक नजर। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास गुहादित्य 566 ईस्वी में संस्थापक, ये तो याद हो गया। फिर बप्पा रावल वास्तविक नाम काल भोज, नागदा को राजधानी। एग्जाम में पूछा गया कि वह कौन सी प्रशस्ति है जिसमें दोनों को अलग अलग बताया गया है, दोनों को अलग अलग बताया गया है, वो है हमारे पास में रणकपुर प्रशस्ति। ये दोनों जो हैं इनको रणकपुर प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग बताया गया, दोनों को अलग अलग बताया गया है। वो प्रशस्ति कौन सी है? रणकपुर प्रशस्ति है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला गुहादित्य, फिर बप्पा रावल। फिर बप्पा रावल के बारे में याद करें, इनका जो पुत्र था, बप्पा रावल का जो पुत्र था खुमान, आपसे पूछा जा सकता है पुत्र खुमान के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था किसने? अल मामू ने किया था। किसने आक्रमण किया था? अल मामू ने आक्रमण किया था। ठीक है, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। खुमान प्रथम के समय चित्तौड़ पर अल मामू ने आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ का किला इतना विशाल है जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर चलता हुआ कहे कि मुझे कोई जहाज के समान लगता है, तो ये बात कही थी हयूज कैसन ने। किसने कही थी? हयूज कैसन ने। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सोने के सिक्के किसने जारी किए? सोने के सिक्के जारी कर दिए, वो व्यक्ति भी कौन? बप्पा रावल ही है। चित्तौड़ का दुर्ग जीता, चित्तौड़ दुर्ग जीता, वो व्यक्ति भी बप्पा रावल है। ठीक है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया, वो भी बप्पा रावल है, ये हम पढ़ चुके हैं। आपको याद रखना, बप्पा रावल एक दिन में कहते हैं एक समय 4 बकरों का भोजन किया करते थे, 2 भैंसों की बलि दिया करते थे, 32 हाथ की जो है धोती बांधा करते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
हाँ, सोने के सिक्के जो हैं वो सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे, कुजल कड फिशेस, ठीक है, वो आपको याद करना। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। पप्पारावल हो गया। फिर पढ़ते हैं अपने अल्लट। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसे अंबिका मंदिर, अंबिका मंदिर, एक लाइन में याद कीजिएगा। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसे, हाँ, अंबिका मंदिर, शाबाश। देखो, आलसी था तो किसकी शुरुआत की? नौकरशाही प्रथा की। आहड़ को बनाया राजधानी। और देखो, आहड़ में लिखा है से ही पत्नी याद आएगी, हरिया देवी जिससे विवाह किया हुण वंश से। और जगत अंबिका मंदिर, कौन सा मंदिर? जगत अंबिका मंदिर, ये कहां बनवाया था? ये बनवाया सलूम्बर में, ठीक है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो वैसे तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर बनवाया। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके साथ आप सारी चीजें एक लाइन में याद कर सकते हैं। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़, ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी। आहड़ को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विवाह हरिया देवी से किया। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से किया था 305 में, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। वराह मंदिर भी बना दिया। अब अल्लट के बाद गद्दी पर बैठा वो है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, जेत्र सिंह को याद रखने के लिए बोलो जेत्र चित्र इत्र, जेत्र चित्र इत्र। अब जेत्र चित्र इत्र आप याद रखोगे तो आपको याद आएगा कि चित्र से चित्तौड़, चित्र से क्या है? चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। और इत्र से इल्तुतमिश का आक्रमण, इल्तुतमिश का आक्रमण जो है आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने जब नागदा को नष्ट कर दिया था उस समय जेत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया गया था। तो चित्तौड़ क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। पहले नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़गढ़। समझ गया के थे? बताओ मन। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये कारवां जो है अपने अपनी मेहनत से जो है जीत कर दिखाएंगे। जो अच्छा पढ़ेगा, अभी देख सुरेंद्र जी बोल रहे हैं बहुत, अभी आगे बढ़ेंगे तो इसको आपको नोट करना है। मैं इसको दोबारा और बताता हूं थोड़ा सा हमारे पास में। देखो क्या लिखोगे आप? जेत्र चित्र इत्र। अब इत्र जो है ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? इलबारी तुर्क। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहां एक प्रश्न पूछा गया, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? इक्ता प्रणाली शुरू की। राजस्थान में तारकिन का उर्स, अरे भैया नागौर में। तारकिन का दरवाजा नागौर में। क्या बात है। अभी आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश ने
ख्वाजा साहब अजमेर, ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण शुरू करवाया। यह भी अच्छा प्रश्न है। नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनवाया। अब अपने कई बार पढ़ते हैं ना कि राजपूत व दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, वो बस यही प्रश्न तो होते हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, नागदा को नष्ट कर दिया। नागदा को नष्ट कर दिया। अब जो है जेतर सिंह, जेतर सिंह जो है ये क्या करता है? हाँ, नागदा को नष्ट कर दिया, नागदा को नष्ट कर दिया, यह आप ध्यान रखना। अब देखो जो जेतर सिंह है, जेत्र चित्र इत्र, इल्तुतमिश आक्रमण करता है नागदा पर। ना 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 गुरुजी, इल्तुतमिश आक्रमण जेतर सिंह पर करता है और दोनों के मध्य युद्ध होता है। आक्रमण करता है रात को 12:27 पर। आप क्या याद रखोगे? 12:27 पर नहीं, आपको याद रखना है 1227 ईस्वी में। और 12:27 जो होती है वो किसकी होती है? वो भूतों की समय होता है। तो वो हो गया भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? भूताला का युद्ध। अब भूताला का जो युद्ध है इसमें अपने बात करें, इधर आया जेतर सिंह। जेतर सिंह ये युद्ध जीत गया और इल्तुतमिश ये युद्ध हार गया। अब इसमें जो है इल्तुतमिश को एक नाम दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं आगे, तब पूछा जाएगा। मैं भी आगे प्रश्न लेके आता हूं, पहले आपको व्याख्या समझा देता हूं। भूताला का युद्ध जेतर सिंह जीत गया, इल्तुतमिश हार गया। एग्जाम में पूछा गया कि वह कौन सा शासक है जिसके पास दो वीर सेनापति हुआ करते थे? वो है जेतर सिंह। एक का नाम है बालक और एक का नाम है मदन। बालक और मदन इसके दोनों ही वीर सेनापति हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, भूताला का युद्ध जेतर सिंह इल्तुतमिश, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या प्रश्न है देखते हैं। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 12:27 पे, फिर इसको पीट। इस युद्ध की जानकारी भी मिलती है हमीर मदमर्दन में, यह भी आपको बता देता हूं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। युद्ध की जानकारी, युद्ध की जानकारी किसमें मिलती है? हमीर मद मर्दन में मिलती है। और ये किसने लिखा है? जयसिंह सूरी ने। किसका लिखा हुआ है? जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? साहब ये तो आप जल्दी से बता दोगे, अब तो कमेंट करके बताओ, शाबाश। हाँ, फिर है हमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया है?
ये भी जल्दी से बताना है। हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और पद्मावत किसकी रचना है, ये तो फिर अपने बात करेंगे एक फिल्म की, और उस फिल्म के माध्यम से इसे पूरा का पूरा याद कर लेंगे। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो इस युद्ध का वर्णन मिलेगा किस ग्रंथ में, हमीर मद मर्दन। हमीर मर्द मर्दन में हमीर किसे कहा गया है, हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब इसको कैसे याद करते हैं, देखो आप आज एक फिल्म बनावांगा और भी फिल्म को नाम है जीवड़ा पद्मावत। बहुत बढ़िया। आप फिल्म आपा अवधी भाषा में बनावांगा, अवधी भाषा में, आ भी बहुत बढ़िया बात है। आ रिलीज करांगा 1540 में, 1540 ईस्वी में रिलीज करांगा। फिल्म कौन सी बनावांगा, पद्मावत। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। कद रिलीज करांगा, 1540 में इसको रिलीज करेंगे। हाँ ठीक है, ये भी बात हो गई। अब इसमें अपने बात करें, पद्मावत जो है ये फिल्म बनाने वाला कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत फिल्म कौन बनाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावत फिल्म बनाएंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी फिल्म बनाएंगे। किसके काल में फिल्म रिलीज करेंगे, मलिक मोहम्मद राय जी किसके काल में रिलीज करेंगे, शेर शाह सूरी के काल में। तो याद हो जाएगा फिल्म का नाम क्या, पद्मावत। कब, 1540 में। किसके काल में, शेरशाह सूरी के। डायरेक्टर मलिक मोहम्मद जायसी, भाषा अवधी। ये तो बात होगी बात। अब इसको अपने याद करते हैं कि इसके अंदर चित्तौड़गढ़ पहले साके का वर्णन है। फिल्म की कहानी किस पर आधारित है, चित्तौड़ के पहले साके का वर्णन जो है वो किया गया है। चित्तौड़गढ़ के पहले साके का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये आपको याद रखना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अवधी भाषा में है, 1540 में। किसको आधार बनाकर लिखी गई, खजाइन उल फतू को आधार बनाकर लिखी गई। खजाइन उल फतू को आधार बनाकर लिखी गई। खजाइन उल फतू को आधार बनाकर लिखी गई। अब आगे और चलते हैं। अब हमने पढ़ा जेतर सिंह तक, तो जेतर सिंह के बाद में आता है मुख्य शासक, वो है तेज सिंह। तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तो अपने को याद आएगी बात, मेवाड़ में तेज सिंह के समय चित्रकला की शुरुआत, मेवाड़ में तेज सिंह के समय चित्रकला की शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया। कौन सा पहला
मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, उसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन सा ग्रंथ है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपको याद रखना है। और देखो, जब आप कर्मण लिखोगे, कर्मण कमल चंद्र, कर्मण कमल चंद्र किसके द्वारा लिखित है? कमल चंद्र के द्वारा लिखित है। कब का लिखित है? 1260 ईस्वी का लिखित है। और किसके पत्तों पर है? ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर। और वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय, वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में है। ये याद हो जाएगा। अब इनके बाद, तेज सिंह के बाद जो शासक पढ़ते हैं उनमें नाम आता है समर सिंह का, समर सिंह। और समर सिंह के दो बेटे, एक का नाम है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण चला गया नेपाल, नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखी। और एक बेटे का नाम है रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह जो है, ये श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया। श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी से इन्होंने विवाह किया था रावण रतन सिंह से। ठीक है, हाँ, ये आपको याद करना है। और यह रावल वंश के अंतिम शासक भी हैं, रावल वंश के अंतिम शासक। इनकी एक अन्य पत्नी भी थी, अन्य पत्नी का नाम नागमती, अन्य पत्नी जिसका नाम क्या मिलता है? नागमती। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या प्रश्न आते हैं जरा देखते हैं। तो तेज सिंह, समर सिंह, समर सिंह का दो बेटा, दोनों ही पिता को छोड़कर चले गए। एक नेपाल चला गया, एक श्रीलंका चला गया। एक वहां पर गुहिल वंश की नींव रखता है, तो दूसरा बहू लाने के लिए चला गया। आपको याद कर लेना है, ठीक है। और वो क्यों गया, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो तो आपको मेन कोर्स में आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा, या फिर आप अन्य वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर तो पता चलेगा। यहां हम राजस्थान अध्ययन में छोटा छोटा जो है एक बार को पूरा करते हैं। शाबाश। अच्छा, क्लास लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया बात है भाई, कर दिया तो की बात से। हाँ, गोरा व बादल किसके सेनापति थे? गोरा व बादल। अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो ये तो हम पढ़ी गए, अंतिम शासक था यहां पर रावल रतन सिंह, ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया बताकर। अब अमीर खुसरो किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो यहां पर हम बात करें अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में, तो वो है अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइन उल फतू, या उसे बोलते हैं तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई। अमीर खुसरो को कहते हैं तोताए हिंद या सितार व तबले का आविष्कारक, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सितार व
तबले का आविष्कारक लैला मजनू है, श्री फरहाद है, आशिका है, और मिफ्ता उल फतू है, किरातुल सादेन है, ये तमाम ग्रंथ अमीर खुसरो के हैं। तुगलकनामा भी भैया बता दो फिर किसका है? तुगलकनामा ग्रंथ किसका है, जल्दी बताओ। हाँ, सितार वादक तो सितार व तबला वादक यही तो होता है। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। गोरा जो है पद्मिनी का चाचा, पद्मिनी का चाचा। बादल जो है पद्मिनी का सचेरा भाई। अब ये कब वीरगति को प्राप्त हुए, क्या कहानी रही होगी, तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो तुगलकनामा, अरे वाह भाई वाह, अमीर खुसरो का ग्रंथ तुगलकनामा भी है। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़ का प्रथम साका 26 अगस्त 1303 ईस्वी को जनवरी माह में आया था अलाउद्दीन खिलजी, पूछा जा सकता है, सक्रिय चालय है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करेंगे केसरिया रावल रतन सिंह जौहर पद्मिनी आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और वीरगति को प्राप्त गोरा व बादल राघव चैतन्य ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया था। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने पुत्र हिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा, और उसके बाद खिजराबाद जो है, इस बात की जानकारी धाइबा पीर पीर दरगाह अभिलेख में मिलती है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का पहला साका है, अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी माह में चित्तौड़ को घेरा था। हिज्र खां मालदेव सोनगरा को
चित्तौड़ सौंप देता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये हमने गुहिल वंश जो है उसके बारे में पढ़ा है, धाईबा पीर दरगाह अभिलेख के बारे में। एक प्रश्न आता है, गोरा बादलरी चौपाई किसने रखी है? ग्रंथ क्या आता है? गोरा बादलरी चौपाई, ये लिखी है हेमरतन सूरी ने। ठीक है, गोरा बादलरी चौपाई हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी गई है।